हेलो स्टूडेंट्स, आपका 12th 2024 का एग्जाम बहुत ही पास है और इसमें जो आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। और आपकी 12th का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको एक सेक्शन होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिससे लगभग लगभग आपको 8 से 9 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। और वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े ही सिलेक्टेड है, तो मैं आज आपको लगभग 50 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आया हूं। और यदि इतने क्वेश्चंस की आप ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग आपके 12th के इंग्लिश के एग्जाम में आपके जो ये 8 से 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ये आपके बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए सारे लोग एकदम बिल्कुल तैयार। आप आए एग्जाम में जब आप अंग्रेजी का पेपर लिखो तो बिल्कुल हर क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही शानदार ढंग से दीजिए, बड़े बेहतरीन ढंग से दीजिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा भी रहा हूं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे कि सबका बेहतर मार्क्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है जी? विच लैंग्वेज हैज अ ब्राइट फ्यूचर? कह रहा है कि कौन सी भाषा है जिसकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी के समय में, अभी के पीरियड में यदि हम देखें तो इंग्लिश से ज्यादा ब्राइट फ्यूचर किसी भी भाषा का नहीं है। सबसे तेजी से फैलता हुआ यदि दुनिया का कोई एकमात्र लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है। और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट के डी में ऑप्शन लगा देंगे कि फर्स्ट का डी जो है वो सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेजेस हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस? कह रहा है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसका खुद का अपना रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। इस चारों लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज है जिसका अपना रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, मतलब वो भाषा खुद के प्रोनाउंसिएशन पे चलती है। और वो आपका आंसर यहां पे भी हो जाएगा इंग्लिश। आप याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन को। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन? अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं भोजपुरी कहाँ बोली जाती है तो आप कहेंगे कि भोजपुरी मोस्ट ऑफ द बिहार में बोली जाती है। और भाई अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है तो आप एक खास देश का नाम नहीं ले सकते कि सर इंग्लैंड तक सीमित है या अमेरिका तक सीमित है या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या सिर्फ कनाडा में बोला जाता है। आप कहेंगे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। यही तो अंग्रेजी की खूबसूरती है और इसीलिए इंग्लिश का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। सारे क्वेश्चंस को एकदम बहुत ठीक ढंग से आप एक बार दो बार पढ़ेंगे और इसको याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। एग्जाम में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जल्दीबाजी में एग्जाम नहीं देना है। आप एग्जाम में पेपर बैठेंगे करने के लिए तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो रेनबो पार्ट 2 का आपका भाग है, जो आपके एग्जाम में 61 नंबर के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पहले उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कीजिए और उन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य भाषा है, मेन लैंग्वेज है, वो क्या है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन लैंग्वेज फ्रेंच है या जर्मन है या चाइनीज है या इंग्लिश है? और फिर से एक बार आपका वही आंसर आएगा कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन भाषा है, मेन लैंग्वेज में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया जाता है वो क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच लैंग्वेज हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज? ऐसी कौन सी भाषा है जो जिसमें काबिलियत है कि वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है? कौन सी भाषा? ग्लोब से तात्पर्य क्या है? ग्लोब का मतलब पूरी पृथ्वी, धरती। कौन सी भाषा ऐसी है जो लगभग पूरी पृथ्वी की भाषा बन चुकी है? और वो आपकी क्या है? इंग्लिश। ये सही है कि चाइना बिना इंग्लिश बोले तरक्की करता है, ये सही है कि जापान बिना इंग्लिश बोले तरक्की करता है। अभी भी बहुत सारे देश है जो अपने नेटिव लैंग्वेज को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन में भी अंग्रेजी की
महसूस होती है। जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में, तो फिर पूरे दुनिया से लोग वहां पहुंचे थे और उन दुनिया के लोगों को वेलकम करने के लिए, उन दुनिया के लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए लाखों चाइनीज लोगों को अंग्रेजी सिखाई गई थी। तो इंग्लिश की जो फ्यूचर है ओवरऑल बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कह रहे कि कौन सी ऐसी भाषा है जो दुनिया की, सॉरी इंडिया की दूसरी भाषा है। जैसे कि आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है, वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन हिंदी के बाद क्या मतलब बहुत सारी यहाँ पर रीजनल भाषाएं भी हैं। लोग बिहार में जाओ भोजपुरी बोलेंगे, बंगाल में जाओ बंगाली बोलेंगे, तमिलनाडु में जाओ तमिल बोलेंगे, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, भाषा की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सारे लोग जो तमिल बोलेंगे वो इंग्लिश भी बोलेंगे, जो बंगाली बोलेंगे वो इंग्लिश भी बोलेंगे, जो भोजपुरी बोलेंगे वो इंग्लिश भी बोलेंगे। तो इसलिए इंग्लिश जो है वो भारत की सेकंड लैंग्वेज है। और यहाँ पे फिर से हम एक बार टिक करने वाले हैं कि इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 6 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैं बड़े ध्यान से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। आप एक बार इसको देखिए और देखिए कि आपका सारा का सारा जो बेटा स्टोरी ऑफ इंग्लिश आने वाले क्वेश्चन है वो कोई भी नहीं छूटेंगे। एक which language functions as a link language between to South and North India? क्या कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा भाषा है जो लिंक का काम करता है साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच कौन सी भाषा जो है वो लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है? मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक बार गया था बेंगलुरु, वहां से फिर हम लोग तेलंगाना चले गए थे। छोटा सा गांव था, शादी सेरेमनी में हम लोग काम था। वहां पे हम लोग गए तो चावल दाल खा रहे थे, तो हम लोग उससे बार बार बोल रहे थे कि आई वांट दाल, आई वांट दाल। तो वो दाल समझ ही नहीं थी। फिर एक व्यक्ति वहां पे था जो थोड़ा अंग्रेजी समझता था, और उसने कहा ओहो ही वांट्स पप्पू, मतलब वहां पे दाल को वो लोग क्या बोले, पप्पू। अब सोचो कि रीजनल हमारा लैंग्वेज क्या कितना, हम लोग जब ठेठ देहाती भोजपुरी बोलते हैं तो वो भोजपुरी भाषा मतलब बाहर के जो अच्छे लोग हिंदी बोलने वाले वो भी नहीं समझ पाए, लेकिन उनको हम अपनी बातें अंग्रेजी में समझा सकते हैं। जो तमिल बोल रहा है उससे हम अंग्रेजी में उसे समझा सकते हैं। तो बेटा ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यही जो ऐसी भाषा है जो साउथ और नॉर्थ इंडिया को जोड़ने का काम करती है, साउथ और इंडिया नॉर्थ इंडिया के बीच लिंक का काम करती है, यही वो भाषा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स? ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, कई बार इस क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है जी? कह रहा है कि हु नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। यहाँ पे आपको कुछ इंडियन राइटर्स के नाम दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो इंटरनेशनल इंडियन राइटर्स हैं। और इसमें आपको ऑप्शन में है सलमान रशीद एंड वी.एस. मैथ्यू, आर.के. नारायण एंड मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई एंड अनीता घोष, और सरोजनी नायडू एंड अरुंधति रॉय। यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन इतने सारे राइटर्स में से कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो भारत के साथ साथ पूरे इंटरनेशनली फेमस है। तो यहाँ पे दो लोगों का नाम बड़ा ही उभर के आता है। एक व्यक्ति का नाम है आर.के. नारायण, दूसरे का नाम है मुल्क राज आनंद। ऐसे मुल्क राज आनंद को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल भी कहा जाता है। मुल्क राज आनंद जो है वो भारत के पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने भारत में अपनी पहली नोबेल लिखी थी, इसलिए इनको मुल्क राज आनंद को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहते हैं। आर.के. नारायण भी बड़े फेमस राइटर है, इनकी एक बहुत ही फेमस नोबेल है द गाइड, जिसपे आगे क्वेश्चन आपको आने वाले। आगे बढ़ते हैं, एकदम पूरे विस्तार से हम लोग एक एक चर्चा कर रहे हैं, हर बात को समझते हुए एकदम वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी बात आपको पूरी समझ में आएगी। 1 मिनट में बात समझ में नहीं आएगी। आप जल्दी से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x में देखिए और पूरे वीडियो को देखिए। करेक्ट, इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री टू बी रिटन? पहला
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस सेंचुरी में इंडियन इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत हुई थी? ध्यान समझिएगा, भारतीय इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत मतलब अंग्रेजी में काव्य लिखना किस सेंचुरी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 18th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 20th सेंचुरी और ऑप्शन डी जो है वो है 17th सेंचुरी। और आप लोग याद रखिएगा कि ये 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी वो ऐसा समय है जब इंडियन इंग्लिश पोइट्री को क्या किया गया था? लिखना शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? कह रहा है कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत के नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, कमला दास, केपी घोष और अनीता घोष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द क्राई ऑफ इंग्लिश? आप जानते हैं सारे लोग कि अंग्रेजी को 3 अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो उसमें से ये कहा जा रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब रहा है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो कब से कब है? मिडिल इंग्लिश पीरियड का आप बताइए। तो देखिए जो ये अंग्रेजी है ये 3 भागों में बटी है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। वहां पे जो मिडिल इंग्लिश का समय है वो आपका लगभग लगभग 1100, क्या कह रहा है बेटा, 1150 से लेकर 1500 के बीच का जो समय है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का समय है। और 1500 से अभी तक का जो समय है वो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का समय है, उसमें न्यू मॉडर्न दिया जाता है। और उससे पहले का जो समय है लगभग लगभग 6th सेंचुरी से लेकर इसके बीच तक का जो समय है वो आपका ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है। ठीक है, ये याद रखना। करेक्ट, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज? करेक्ट, इसमें से कौन सी भाषा हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है? नेटिव लैंग्वेज मतलब वह भाषा जो बच्चा पहली बार अपने जुबान से बोलता है वो नेटिव लैंग्वेज है। जैसे कि जो भोजपुरी समाज में रहता है वो पहली बार भोजपुरी बोलेगा, जो हिंदी समाज में रहता है वो हिंदी बोलेगा। समझ रहे हैं ना आप? उसी तरह से आप अब इंग्लैंड में जाओगे तो जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी इंग्लिश बोल रहा है, उसको उसके लिए टाइम एंटेंस और वॉइस नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। तो हमारे यहाँ की कौन सी भाषा नेटिव लैंग्वेज नहीं है? तो ये इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, मलयालम नेटिव लैंग्वेज है, तमिल के लोग तमिल बोलते हैं वो भी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है कि विच पीरियड नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? कह रहे कि किस काल को अंग्रेजी का एकदम चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है, बच्चा वाला समय कहा जाता है, जब अंग्रेजी एकदम बच्चा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिडिल इंग्लिश पीरियड को आप इंग्लिश का चाइल्डहुड पीरियड कह सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को आप इंग्लिश का बेबी पीरियड कह सकते हैं और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को आप इंग्लिश का यंग पीरियड कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश? कह रहा है कि जो इंग्लिश का शब्दकोश है, वोकेबुलरी है, वो कैसे इनरिच्ड हुआ, मतलब कैसे इतना फला फूला, इतना बढ़ा। आप जानते हैं कि अंग्रेजी के शब्दकोश में इतने शब्द है कि हमको लग रहा है कि किसी भाषा में है। कारण क्या है? आप देखते हैं ना कि इंग्लिश में एक एक शब्दों के लिए कई कई सिनोनिम्स मिलते हैं।
एक एक शब्दों के लिए कई कई एक एक कार्यों के लिए कई कई शब्द मिलते हैं। तो आखिर अंग्रेजी की ये वोकेबलरी क्यों बढ़ी? पता है क्यों बढ़ी? बोरोइंग करने के कारण। अंग्रेजी जहां जाता था बोलता था, भैया भैया थोड़ा सा अपना शब्द मेरे को दे दो, ले जाओ भाई। हिंदी से भी शब्द ले लिया, फ्रेंच से भी ले लिया, लैटिन से भी ले लिया, ग्रीक से भी ले लिया, इटालियन से भी ले लिया, जर्मन से भी ले लिया। हर भाषा से शब्द जो है वो अंग्रेजी के अंदर आए हैं। और इसीलिए कहेंगे कि अंग्रेजी की वोकेबलरी जो इनरिच्ड हुई है, बढ़ी है। तो क्यों बढ़ी है? तो बोरोइंग के कारण, उधार लेने के कारण हर भाषा से इसने क्या किया है? उधार किया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो एक समय ऐसा था जो कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे चार्ल्स डिकेंस हो गए, उनके साथ और भी दो चार लोग सेम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और वो सारे लोग ने मिलकर बहुत ही अंग्रेजी में कमाल की रचना की। और वो सारे लोग ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, ब्रिटिश के ही थे, इसलिए तो ब्रिटिश स्कॉलर्स के ही यूनिवर्सिटी भी के नाम से जाना। चलिए, अगला क्वेश्चन। हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज? कह रहा है कि एलिजाबेथ एज के समय में सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन है? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और 12th के विद्यार्थी हैं और आप हिंदी का भी क्लास कर रहे हैं। उस हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा कि भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है ना? ऐसे हर राइटर के नाम पे एक एक युग बोला गया, तो इसे अंग्रेजी में भी एज निकाला गया। तो एलिजाबेथ एज जो है, एलिजाबेथ एज जो है, वो एलिजाबेथ एज जो है बेटा, इस एलिजाबेथ एज के समय का जो सबसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे उनका नाम क्या था? शेक्सपियर। एलिजाबेथ एज के नाम के जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे उनका नाम क्या था? शेक्सपियर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 17 नंबर क्वेश्चन जो है, हु रोट द आर्म्स एंड द मेन? कह रहा है कि ये इसके लेखक कौन है? आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है? ये एक बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार आपको पूछा गया है, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि आर्म्स एंड द मैन एक बुक है। और इस आर्म्स एंड द मैन के जो लेखक है वो कौन है? इस बात का आंसर आपको देना है। तो आर्म्स एंड द मैन जो है वो लिखा गया है एक बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है जीबी शॉ। जीबी शॉ का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए। तो ये अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड। कह रहा है कि अमेरिका में एक नए प्रकार की इंग्लिश को डेवलप किया गया। आपको पता होगा कि पहले अमेरिका भी ब्रिटिश का ही गुलाम था, कॉलोनियल था। तो जब अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन से मुक्ति पाई, तो चूंकि वहां की भी जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी ही थी, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई ब्रिटेन के लोगों से तो आजाद हो गए, लेकिन वो हमेशा कहेंगे कि मेरी कल्चर मेरी भाषा ही ये लोग बोल रहे हैं। तो अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले काम किया कि उन्होंने खुद से एक अमेरिकन डिक्शनरी लिखा। और वो जो अमेरिकी इंग्लिश जो है वो कई मामलों में ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। जैसे कि आप COLOUR कलर का स्पेलिंग देखेंगे वो आपको ब्रिटिश इंग्लिश में होगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में COLOR कलर है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। ये आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है,
कलर इज रिलेटेड टू, अब का देखो यही पूछ रहा है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि कलर इज रिलेटेड टू, ये कलर जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो कलर इज रिलेटेड टू अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि ये कलर जो शब्द है ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, और COLOR ये कलर अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, तो कलर शब्द की जो वर्ड मीनिंग है वो अमेरिकन इंग्लिश से जुड़ी हुई है। ठीक है, which language has become a passport to jobs in India and abroad? Correct. Which language has become a passport to jobs in India and abroad? करें कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो पासपोर्ट बन गया है, वीजा बन गया है लोगों के लिए कि उनको जॉब मिल जाती है इंडिया में भी अब्रोड में भी। कोई भी नौकरी करने जाओ तो सबसे पहले कोई पूछता हाँ भाई बताओ इंग्लिश आता है कि नहीं, तो इंग्लिश वो भाषा है जो एक पासपोर्ट की तरह काम कर रही है इंडिया में भी और अब्रोड में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाई, ए पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाई EM फोर्स्टर, EM फोर्स्टर ने पैसेज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आर्म्स एंड द मैन मैंने बताया कि उसे GB शॉ ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया को लिखा EM फोर्स्टर, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय, इसके लिए कोई आपको ऑप्शंस नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय, इंग्लिश बोला जाता है। तो एक पुराने डेटा के अनुसार लगभग लगभग हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, उस समय तक बहुत सारे लोग जो है अंग्रेजी बोलते थे। लगभग लगभग 700 करोड़ पृथ्वी की फिलहाल में आबादी है, तो मोटा मोटी 400 करोड़ तक लोग जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मैंडेरियन चाइनीज है, और इंग्लिश जो है वो दूसरे नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, करे कि हिंदी इज द हिंदी इज द इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, बोलने के क्रम में हिंदी जो है वो दुनिया में कितने नंबर पे आती है, समझ में आ रहा है ना, मतलब स्पीकर्स के अकॉर्डिंग, बोलने के अकॉर्डिंग हिंदी जो है वो दुनिया में कितने नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे, फर्स्ट पे है आपका मैंडेरियन चाइनीज, सेकंड इंग्लिश है, और थर्ड पे हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, कह रहा है कि इस शताब्दी से लेकर अभी तक की जो अंग्रेजी हम लोग प्रयोग करते हैं उस अंग्रेजी को कौन सी अंग्रेजी कहा जाता है, मतलब मॉडर्न इंग्लिश तो कहा जाता है, लेकिन कब से, ऑप्शन कर रहा है 1505, 1550, 1600, और फिर एक ऑप्शन दे रहा है आपको 1500, तो 1500 से लेकर और अभी तक जो अंग्रेजी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी अंग्रेजी को कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। ये आपका एक सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। हम्म, चलिए ये आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है,
एंग्लो सिक्सॉन एंड एंग्लो सिलेटिक नेम्स आर ऑल्सो फॉर। ये जो नेम यूज किए जाते हैं अंग्रेजी में, एक नेम यूज होता है एंग्लो सैक्सोन और दूसरा नाम यूज होता है एंग्लो सिलेटिक। ये नेम किस चीज में यूज किया जाता है? तो कहा गया कि ये नेम जो है वो ओल्ड इंग्लिश का भाग है। आपको थोड़ा सा पता होगा कि अंग्रेजी शब्द का आविष्कार या अंग्रेजी भाषा का आविष्कार इन्हीं जनजातियों ट्राइब्स के लोगों ने किया था। इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अदर लैंग्वेज। बाकी जो भाषा है, संस्कृत है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, इन भाषाओं से अंग्रेजी जो है वो ओल्डर भाषा है या यंगर भाषा है? तो इन भाषाओं से अंग्रेजी ना ही ओल्डर है ना ही यंगर है, बल्कि मच यंगर है। बहुत ही नई भाषा है, मात्र 1500 साल पुरानी भाषा अंग्रेजी है जो दुनिया में वर्चस्व स्थापित कर रही है। संस्कृत, हिंदी और पर्शियन ये तो बहुत पुरानी भाषाएं हैं जो आज दुनिया से विलुप्ति के कगार पे है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि द एंग्लो सेक्शंस वेयर पीपल, कह रहे कि एंग्लो सेक्शंस जो थे वो कहाँ के लोग थे? तो वो जर्मेनिक पीपल थे, वो लोग जर्मेनिक ट्राइब्स के लोग थे। याद रखिएगा, ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। थ्रू इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि थ्रू इंग्लिश जो है वो किस चीज का भाग है? तो जर्मेनिक। Through Germanic, English belongs to the ancient Indo-European family of language. Next question है 30 नंबर। There are main periods in the history and the growth of English language. English language के पूरे काल को कितने पीरियड्स में बांटा गया है? तो मैंने बताया ही है 3 पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कह रहा है कि फ्रॉम ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। देखिए, जब इंग्लिश शुरू हुआ था तो उस समय इंग्लिश जो है वो एक लिटरेचर की भाषा नहीं था। और कोई भी भाषा तभी समृद्ध हो, साहित्य लिखे जाते हैं। लेकिन 1150 के आसपास के बाद अंग्रेजी में धीरे धीरे लिटरेचर आना शुरू हुआ और उसके बाद अंग्रेजी के विकास में जैसे कि पंख लग गए हो। अंग्रेजी के विकास में एक और चीज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो था प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका जो इन्वेंशन का डेट है वो कई जगह अलग अलग भी बताया गया है। कहीं पे आपको 1436 भी मिलता है, कहीं पे 1440 भी मिलता है। दोनों में से जो डेट हो आप उसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस ऑफ टाइप्स। कह रहे कि जो एंग्लो सेक्शंस लोग थे उनके जो लिटरेचर थे, उनके जो साहित्य थे वो कितने प्रकार के थे? तो कह रहे कि एंग्लो सेक्शंस लोगों के जो लिटरेचर थे ABCD 9 प्रकार के थे, 9 प्रकार के थे एंग्लो सेक्शंस लोगों का जो लिटरेचर था। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वो लगभग 9 प्रकार के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम टू मेनलैंड ब्रिटेन। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, अंग्रेजी की इतिहास शुरू होती है विथ कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, जब एंग्लो सेक्शंस के लोग आते हैं मेनलैंड ब्रिटेन में। और ब्रिटेन कहाँ था? यूरोप में। कमिंग यूरोप फ्रॉम मेनलैंड ब्रिटेन, तो यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का सिनोनिम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब सेम उसी तरह का शब्द। एक्टिंग होता है, डायलॉग होता है, स्टेज होता है या प्ले होता है। इसमें से ड्रामा का सिनोनिम क्या होता है? तो ड्रामा का सिनोनिम जो होता है वो प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिनाइजेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ। क्या कह रहा है? रिनाइजेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, इसको पुनर्जागरण काल कहेंगे। कह रहे कि रिनाइजेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ,
तो रिनाइजेंस से क्या जनरेट हुआ है? तो न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लोगों के अंदर जानने की उमंग जगी थी। इन द 18th century published a dictionary of the English language। कह रहे कि 18वीं शताब्दी में इसमें से किस शख्स ने अंग्रेजी की डिक्शनरी को पब्लिश किया था? तो यहाँ पे आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, सैमुअल जॉनसन। 18th सेंचुरी में इंग्लिश की डिक्शनरी को पब्लिश किया गया किसके द्वारा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश की डिक्शनरी को पब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 38, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नॉवेलिस्ट ऑफ द। करे कि ये जो चार्ल्स डिकेंस थे ये कब के नॉवेलिस्ट थे, किस सेंचुरी के नॉवेलिस्ट थे? चार्ल्स डिकेंस क्या 18th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट थे? चार्ल्स डिकेंस क्या 19th सेंचुरीज के नॉवेलिस्ट थे? चार्ल्स डिकेंस जो थे वो कब के नॉवेलिस्ट थे? 20th या नॉन ऑफ दीज? ऑप्शन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के नॉवेलिस्ट जो थे वो आपके चार्ल्स डिकेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंग्लो सैक्सन्स वेयर पीपल। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे? तो जर्मेनिक पीपल थे। ठीक है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, क्वींस इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश, प्रिंसेस इंग्लिश और प्रिंसेस इंग्लिश। कह कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, और ये जो हो जाएगा 40 नंबर का ए हो जाएगा, क्वींस इंग्लिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच came to be known as received pronunciation. In the Old English period, the two major influence were, कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था इंग्लिश में, उसमें अंग्रेजी में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन, दो महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस क्या हुए? लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड स्कैंडेवियन, लैटिन एंड ग्रीक एंड लैटिन एंड इंडियन। 42 नंबर में हम लोग जो सही आंसर करेंगे वो हो जाएगा लैटिन एंड ग्रीक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकाबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय। तो आप सारे लोग जानते हैं कि मैकाबेथ जैसी फेमस प्ले जो है, नाटक जो है, और शेक्सपियर ने लिखा था। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश बिलोंग करता है। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी द कॉल्ड द इरा ऑफ न्यू इंग्लिशेस। ये जो अभी अंग्रेजी इतना विकास कर रहा है, इस पीरियड को आप न्यू इंग्लिश के नाम से जान सकते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विच। अंग्रेजी में जो रोमांटिक रिवाइवल था उसको किससे जोड़ के देखा जाता है? अंग्रेजी में रोमांटिक रिवाइवल जो है वो जोड़ के देखा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन सर्वाइव द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन। देखिए, इंडिया में सबसे पहला जो नोबेल है वो लिखा गया बंकिम चंद्र के द्वारा, जिस नोबेल का नाम था राजमोहन स्वाइफ। ये नोबेल कब लिखा गया? 1857 में, 1914 में, 1864 में और 1847 में। इसमें से कौन सा डेट था? तो इसमें से डेट था 1864 में। राजमोहन स्वाइफ की फर्स्ट नोबेल जो है वो बंकिम चंद्र ने लिखा था। 1800 जो इसका 47 का हो जाएगा 1864। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और भी हैं थोड़े से। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द अल्फाबेट। पर कि जो पुरानी इंग्लिश थी, जो ओल्ड इंग्लिश थी, उसमें किस टाइप का राइटिंग सेक्शंस को यूज किया जाता था? तो र्यूनिक राइटिंग सिस्टम्स को उसमें यूज किया जाता था। 48 का ए हो जाएगा। द हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, रिनाइजेंस हो जाएगा और एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज। 49 का ए हो जाएगा। जो पुनर्जागरण काल था जिसमें लोगों के अंदर इंक्वायरी करने की स्पिरिट जगी थी, इस वजह से भी लोग जो है वो काफी हद तक अंग्रेजी तक पहुंचे। और द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश बुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक है वो काफी ज्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेलिंग और वोकेबलरी अलग है, उसका ओरल लैंग्वेज अलग है, लिंग्विस्टिक अपीलिंग है
और राइटिंग स्किल्स अलग है। इसमें से ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो वोकेबलरी और स्पेलिंग दोनों ही थोड़ी सी अलग है आज के इंग्लिश से, तो वो हो जाएगा उसका 51। अब अंतिम है, टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। किस इंग्लिश को आज हम लोग वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह देखते हैं? तो ये जो आपको कह रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश ना, 51 51 के 51 का ए हो जाएगा। अमेरिकन इंग्लिश को हम लोग वर्ल्ड इंग्लिश के तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपको लगभग लगभग 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके करा दिया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार अभ्यास करेंगे तो उतने हार्ड भी नहीं है, आपको एकदम से ही आ जाएंगे समझ में, और इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लगभग आप पेपर में 91 नंबर से लेके 100 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, और 9-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इतने क्वेश्चन को सही पढ़ के बना सकते हैं। तो इसको ठीक से पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खूब मन से परीक्षा की तैयारी करिए। मिलेंगे ऐसे ही कुछ यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।